31। प्रियंका ने सांस फूलने के कारण कुछ तकिए छोड़ दिए। तभी उसने देखा कि विहान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने विहान की नजरों का अनुसरण किया और तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। तकिया सीधे सोफे पर रखते हुए उसने गुस्सा होने का नाटक किया। तुम फिर से क्या विचार लेकर आ रहे हो? शायद यह अभी अभी की कड़ी मेहनत की वजह से था। प्रियंका की शुद्ध सफेद टी शर्ट पर थोड़ा पसीना लगा हुआ था। उस लाल चेहरे के साथ वह वास्तव में आकर्षण बिखेर रही थी। विहान को लगा कि दोनों पक्षों के लिए इस तरह एक साथ रहना खतरनाक होगा। सूखी लकड़ी और धधकती आग की तरह। यह एक मुहावरा है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच तीव्र यौन इच्छा का वर्णन करता है, जिसका उपयोग ज्यादातर पुरुषों और महिलाओं के बीच अनुचित संबंधों में किया जाता है। दोनों खुमवारे भी थे। ऐसा क्यों? कुछ गहरी सांसों के बाद प्रियंका ने कुछ सोचा और पूछा, क्या तुम सच में जिया चौहान से मिलने नहीं जा रहे हो? वह जियांगन प्रांत के चौहान परिवार की युवती है, एक असाधारण सुंदरता। क्या तुम सच में खुद को रोक पाओगे? विहान ने घुटन भरी सांस ली। टीवी चालू करते हुए उसने सहजता से कहा, मुझे जल्दी नहीं है। अगर वह मुझे देखना चाहती है तो एक ड्रैगन को भी सिकुड़कर इंतजार करना होगा। चलो जियांगन प्रांत के चौहान परिवार की प्यारी बेटी का जिक्र ही न करे। मैं विहान कैपिटल सिटी के महान परिवार की बेटी से भी नहीं मिलने जाऊंगा, अगर मेरा मन नहीं हुआ तो। प्रियंका को विहान की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह आदमी मर जाएगा अगर वह सिर्फ एक दिन के लिए शेखी बघारता नहीं है? उसने सोचा कि जब वह वास्तव में जिया चौहान को देखेगा तो उसे तब कुछ पछतावा होगा। जिया चौहान की अनार की स्कर्ट के नीचे कौन सा आदमी अपराजित था? अनार की स्कर्ट एक कहावत का हिस्सा है जो उन पुरुषों का वर्णन करती है जो महिलाओं को बहुत पसंद करते थे। यह कहावत सम्राट तांग मिंग और यांग गुई फेई की कहानी से संबंधित है और तांग राजवंश के दौरान अनार की स्कर्ट अपने चमकीले लाल रंग के लिए लोकप्रिय थी। तभी टीवी पर होस्ट एक महत्वपूर्ण खबर की रिपोर्टिंग कर रहा था। मृतक की पहचान हो गई है। ये रिवर सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष समर्थ राठौड़ है और उनके बेटे को भी संदिग्ध ने मार डाला। पुलिस के फैसले के अनुसार यह एक जानबूझकर की गई हत्या थी और हत्यारे के तरीके बेहद भयानक थे। मुझे उम्मीद है कि रिवर सिटी के निवासी इन दिनों अपनी सुरक्षा पर ध्यान देंगे और रात में ज्यादा बाहर नहीं रहेंगे। प्रियंका ने खबर देखी और अनजाने में अपना मुंह ढक लिया। वह कुछ दिन पहले ही विशाल राठौड़ और समर्थ राठौड़ से मिली थी। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि वह इन दिनों ठीक से सो नहीं पाई थी। उसे डर था कि वे बदला लेंगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि इन दो लोगों को मार दिया जाएगा। हे भगवान, यह रिवर सिटी का राठौड़ परिवार था। भले ही वे रिवर सिटी के शीर्ष परिवार नहीं थे, फिर भी उनकी एक गहरी विरासत थी। उन्हें मारने की हिम्मत किसने की, और खास तौर पर ऐसे क्रूर तरीकों से? प्रियंका ने अपने आश्चर्य को दबाने के लिए थूक निगल लिया और फिर विहान की ओर देखा। उसने पाया कि दूसरे व्यक्ति की आंखें तिरछी और चंचल थीं। एक पल के लिए उसे लगा कि यह घटना विहान की करतूत थी। आखिरकार विहान के पास ऐसा करने की शक्ति थी और समर्थ राठौड़ और विशाल राठौड़ की मौत भी उसके लिए फायदेमंद थी। कम से कम बदला लेने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह तुम्हारा काम नहीं होगा, प्रियंका उसे पूछे बिना नहीं रह सकी। विहान सवाल सुनकर थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन उसके तुरंत बाद वह एक भयंकर रूप धारण करने का नाटक करते हुए हंसा। यह सही है। सच कहूं तो मैं एक प्रथम श्रेणी का हत्यारा हूं। मैं छतों पर कूद सकता हूं और दीवारों पर कूद सकता हूं और मैंने अनगिनत लोगों को मार डाला है। क्या तुम सच में मुझे अपने घर में रहने देना चाहती हो? अगर संयोग से मेरे मन में कोई विकृत विचार है तो हे। प्रियंका ने राहत की सांस ली जब उसने सुना कि दूसरे पक्ष ने क्या कहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस दुनिया में बिना सबूत के कोई भी हत्यारा खुद को हत्यारा होने की बात स्वीकार नहीं करेगा। और हां, विहान को देखकर यह अभी भी संभव था कि वह लड़ेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से हत्या करने की हिम्मत नहीं करेगा।
रिवर सिटी के प्रमुख लोगों को मारने के बारे में सोचना तो दूर की बात है। घमंड करना बंद करो। हमें इन कुछ दिनों में जल्दी घर चले आना चाहिए। हत्यारा अभी भी रिवर सिटी में ही होगा और कौन जानता है कि शायद वह एक दिन हमारे लिए आ जाए। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? रात में बाहर मत जाना, प्रियंका ने चिंतित होकर कहा। फिर वह खड़ी हुई और बोली, अच्छा नहीं, मैं आज शॉपिंग करने से बहुत थकी हुई हूं। मैं थोड़ी नींद लेने जा रही हूं। तुम्हें भी आराम करना चाहिए। तुम लड़कों को शॉपिंग के बाद और भी ज्यादा थक जाना चाहिए। वह हंसी। जिस क्षण प्रियंका के बेडरूम का दरवाजा बंद हुआ, विहान के शरीर से बुरी प्रवृत्तियों की एक तेज लहर फूट पड़ी। प्रियंका, निश्चिंत रहो। भले ही जघन्य राक्षस दुनिया में सभी को मार डाले, वे तुम्हें छू नहीं पाएंगे। अगर कोई तुम्हें छूने की हिम्मत करता है तो वह शैतान व्यक्तिगत रूप से उसे नरक में खींच ले जाएगा। बुरी प्रवृत्तियां गायब हो गईं। विहान खड़ा हो गया। चूंकि उसे अगली सुबह विराट ओबेरॉय का इलाज करना था, इसलिए वह अब वीरेंद्र मेहता के साथ तय समय का इंतजार नहीं कर सकता था। उसे आज विराट ओबेरॉय की दवा बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त जड़ी बूटियां खरीदने जाना था। इस बार पुण्य परोपकार हॉल में जाने के बजाय उसने निकटतम औषधालय से जरूरी औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने का विकल्प चुना। हालांकि वह कुछ जड़ी बूटियां नहीं खरीद पाया, लेकिन विहान ने उनके विकल्प भी ढूंढ लिए। जब वह औषधीय जड़ी बूटियों के अपने पैकेट लेकर जाने वाला था, तो एक लंबी सुंदरी उसके सामने आकर रुकी। यह शालिनी ही थी जिसने उसे दूसरे दिन हथकड़ी लगाई थी। शालिनी ने आज अपनी वर्दी नहीं पहनी थी और शायद इसलिए क्योंकि उसका दिन ठीक नहीं चल रहा था। विहान उससे पहचान ही नहीं पाया। यह क्या है? क्या तुम्हारा शरीर इतना कमजोर हो गया है कि तुम्हें सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ रही है? शालिनी ने अपनी बाहों को सीने से लगाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। विहान ने कंधे कुचकाए और बिना कुछ बताए दूसरी दिशा में चला गया। उसे इस महिला के साथ जुड़ना पसंद नहीं था। जब विहान उसे एक दर्जन कदम दूर चला गया, तो शालिनी की ठंडी आवाज गूंजी। राठौड़ परिवार की घटना, यह तुम्हारा ही काम है ना? विहान ने रुक कर कहा। मैंने आज ही समाचार देखा। मिस शालिनी, क्या यह बहुत जल्दबाजी नहीं है कि आप अचानक मुझ पर शक कर रही हैं? अगर कुछ है तो क्या आपको सबूतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? इसके साथ ही विहान वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। शालिनी की आवाज फिर से उसके पीछे गूंजी। यह भी सच है, लोगों को दोषी ठहराते समय हमें सबूतों पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इस बार मैं राठौड़ परिवार के मामलों के लिए नहीं, बल्कि किसी और चीज के लिए यहां आई हूं। मुझे उत्सुकता है, 5 साल पहले ईस्ट कॉइन लेक में गिरा युवक कैसे बच गया? विहान की आंखें सिकुड़ गईं। वह अपने अंदर हत्या करने की भयानक इच्छा को महसूस कर सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह शालिनी उसकी पहचान के बारे में पता लगा लेगी। 5 साल पहले ईस्ट कॉइन लेक, मल्होत्रा परिवार के एकमात्र बेकार व्यक्ति विहान मल्होत्रा से जुड़ी दुर्घटना। शालिनी ने पलटकर देखा। अपने कामुक शरीर को हिलाते हुए वह विहान के सामने चली गई। ऐसा लगता है कि मैं सही थी। तुम वास्तव में विहान मल्होत्रा हो जो 5 साल पहले मर गया था। कौन सोच सकता था कि मल्होत्रा परिवार का प्रसिद्ध बेकार व्यक्ति न केवल वापस आ गया था, बल्कि अपने साथ एक भयानक शक्ति भी लेकर आया था। इससे पहले कि शालिनी कुछ और बोल पाती, एक जोड़ी बड़े हाथों ने उसकी लंबी गर्दन को पकड़ लिया और उसे उठा लिया। इसके तुरंत बाद उसके पूरे शरीर में मौत का एहसास हुआ। इससे उसे लगा कि वह बर्फ की गुफा में है। तुम क्या कहना चाह रही हो? कुछ सेकंड के बाद विहान ने शालिनी को दूर फेंक दिया और बाद में उसने बैकफ्लिप के साथ उसे गिरने से बचाया। उसके चेहरे पर स्तब्धता छा गई। शालिनी जिस प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास करती थी, वह बहुत शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन यह ऐसी चीज भी नहीं थी जिसे आम लोग संभाल सके। फिर भी जब कुछ क्षण पहले विहान ने उसे पकड़ा, तो शालिनी को अपने दिल में मौत का एहसास हुआ और लगा कि उसके शरीर के भीतर की शक्ति को बाहर निकालने का कोई मौका भी नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो किसी भयानक शक्ति ने उसे दबा रखा हो। जब उसे एहसास हुआ
कि उसके सामने खड़ा विहान उससे कहीं ज्यादा जटिल है, जिसे उसने अपनी जांच में उजागर किया था, तो वह अनजाने में पीछे हट गई। 5 साल पहले वह रिवर सिटी में अनगिनत लोगों का मजाक था। फिर भी 5 साल बाद यह विहान जाहिर तौर पर एक बेहद भयानक अस्तित्व में बदल गया था। पिछले 5 सालों में उसने क्या अनुभव किया था? भले ही लड़का उस दिन से प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दे, फिर भी उसके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। वह कला में महारत हासिल करने के लिए सबसे अच्छी उम्र पार कर चुका था। वह अभी भी इतना मजबूत क्यों था? शालिनी के मन में कई संदेह थे। अपने सामने खड़े बेहद खतरनाक आदमी को देखकर शालिनी ने अपने दिल में सदमे को दबाते हुए कहा, कुछ बातें एक पल में नहीं समझाई जा सकती। क्या हम आज रात साथ में खाना खा सकते हैं? यह पहली बार था जब शालिनी ने किसी आदमी को खाने पर आमंत्रित किया था। उसे लगता था कि पुरुषों को उसके रूप रंग से कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ पुलिस स्टेशन के लोग ही नहीं, बल्कि रिवर सिटी के कई युवा लोग भी उसे खाने पर आमंत्रित करने के लिए लाइन में खड़े थे। लेकिन उसने बेरहमी से उनमें से हर एक को अस्वीकार कर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं था जो उसे विहान की तरह दिलचस्पी देता हो। शालिनी के लिए अब यह महत्वपूर्ण नहीं था कि विहान ने राठौड़ परिवार के पिता और बेटे के खिलाफ कोई काम किया था या नहीं। वह सिर्फ पिछले 5 सालों में उसके गायब होने के पीछे का रहस्य जानना चाहती थी। 5 साल पहले ईस्ट कॉइन लेक की ऊंचाई से गिरने के बाद वह कैसे बच गया था? पिछले 5 सालों में वह कहाँ गया था और उसकी भयानक साधना कहाँ से आई थी? कोई जरूरत नहीं। मैंने मकान मालिक से वादा किया था कि मैं आज रात को खाने के लिए वापस आऊंगा। यह कहने के बाद विहान ने उसके कंधे को छुआ और शालिनी के जवाब का इंतजार किए बिना ही वहां से चला गया। विहान को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि शालिनी सुंदर है या नहीं। विहान को दूसरे पुरुषों की तरह उसके पैरों के नीचे घुटने टेककर क्यों झुकना चाहिए? ये कैसा मजाक था? वह एक दिन वाक्सिया की चोटी पर खड़ा होगा और लोगों के इस समूह को नीचे देखेगा। तब तक यह महिला उसके लिए क्या मायने रखेगी? वह इस लंबी नदी में एक छोटी नाव थी। विहान की प्रतिक्रिया सुनकर शालिनी मानो पत्थर में बदल गई हो। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विहान उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर देगा। उसने उसे अस्वीकार कर दिया था और बातचीत का कोई प्रयास किए बिना उसे छोड़ दिया था। गंभीरता से मकान मालिक ने उसे खाने के लिए कहा था। क्या वह रिवर सिटी पुलिस स्टेशन की एक आकर्षक पुलिसकर्मी एक मकान मालिक से ऊपर नहीं थी? विहान, क्या तुम्हारे पास आंखें हैं? क्या तुम मेरी सुंदरता नहीं देख सकते? शालिनी उस पल में भड़कने वाली थी। उसने कभी दूसरों को खाने के लिए इतने अच्छे से नहीं आमंत्रित किया था। अगर वह नहीं जाना चाहता था तो ठीक है, मकान मालिक को क्यों लाया? यह व्यावहारिक रूप से उसे शर्मिंदा कर रहा था। विहान, तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम वहीं खड़े रहो, शालिनी ने गुस्से में कहा। लेकिन विहान बिना अपना सिर घुमाए उसके साथ हवा की तरह व्यवहार करते हुए चला गया था। आधे घंटे बाद ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट। विहान औषधीय जड़ी बूटियां रसोई में ले आया। प्रियंका अभी भी सो रही थी, इसलिए उसने अपने पीछे रसोई का दरवाजा कसकर बंद करने का फैसला किया। अगर प्रियंका को औषधियों के बारे में पता चला तो उसे नहीं पता होगा कि उसे कैसे समझाना है। उसने भविष्यवाणी की कि वह अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाए रखने और इस तरह की चीजों के बारे में बात करती रहेगी। उसने आसपास के उपकरणों पर नजर डाली और उसे लगा कि उसके सिर में दर्द होने लगा है। यह अफसोस की बात है कि वह मास्टर का कीमिया का स्टोव नहीं लाया, अन्यथा सब कुछ बहुत आसान होता। अब वह केवल इन बर्तनों पर ही निर्भर रह सकता था। हालांकि यह उत्पाद गुणवत्ता के मामले में थोड़ा खराब होगा, लेकिन विराट ओबेरॉय के इलाज के लिए यह पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। बड़े शहरों में भी अपनी कमियां ये होती है, विहान ने दुखी होकर कहा। बिना किसी देरी के उसने इंडक्शन कुकर को सबसे ज्यादा गर्म किया और औषधीय जड़ी बूटियां उसमें डाल दी। इंडक्शन कुकर केवल जड़ी बूटियों को गर्म करने के लिए था।
जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने के लिए उन्हें अभी भी विहान के डेंटिन की गहराई से ट्रू क्यूई की आवश्यकता थी। बर्तन में रखी सामग्री जल्दी ही उबलने लगी, लेकिन विहान अच्छी तरह से जानता था कि औषधीय जड़ी बूटियों को गाढ़ा होने तक परिष्कृत करने की आवश्यकता है, तभी इसे सफल माना जा सकता है। 1 घंटा बीत गया। बर्तन में मौजूद औषधीय जड़ी बूटियां लगभग पिघल चुकी थीं और विहान के माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें बन रही थीं। उसकी सच्ची क्यूई की खपत की दर तेज होती जा रही थी। मुझे जारी रखना होगा। 1 और घंटे के बाद बर्तन लगभग जल गया। औषधीय सामग्री धीरे धीरे एक चिपचिपा पदार्थ बनाने के लिए एक साथ आ गई। अंत में यह 5 अनियमित औषधीय गोलियां बनाने के लिए फैल गई। केवल 5? उसने आह भरी और कहा, लेकिन यह बुरा नहीं है। मुख्य रूप से यह स्टोव काम नहीं करता है। मुझे आसपास कहीं से एक कीमिया स्टोव लाने का तरीका खोजने की जरूरत है। यदि नहीं, तो वीरेंद्र मेहता के लिए औषधियों के बैच को परिष्कृत करना मुश्किल होता। जब वे आती हैं तो मैं हर बार इंडक्शन कुकर का उपयोग नहीं कर सकता। विहान ने जले हुए बर्तन और लगभग टूट चुके इंडक्शन कुकर को देखा और गहरी सांस ली। उसे जल्दी से बर्तन और इंडक्शन कुकर खरीद लेना चाहिए, नहीं तो जब प्रियंका जागेगी तो उसे फिर से परेशानी होगी। विहान ने मिनरल वाटर की एक खाली बोतल ली और उसमें 5 औषधीय गोलियां भर दीं। जब वह दरवाजा खोलने ही वाला था, तो उसने पाया कि प्रियंका पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थी और अपने कान बगल की ओर झुकाकर सब सुन रही थी। जब उसने विहान को बाहर जाते देखा, तो प्रियंका अपनी असहजता को छिपाने के लिए खांसी और रसोई की कुछ झलकियां चुराने की कोशिश की। तुम दिन में रसोई में अकेले क्या कर रहे थे? क्या तुम हस्तमैथुन कर रहे थे? इतना शोर क्यों है? अच्छा, यह गंध क्या है? दरवाजा बंद करते हुए विहान मुस्कुराया और समझाया, कुछ नहीं था, बस पीने के लिए कोई दवा बना रहा था। प्रियंका ने विहान को सिर से पैर तक देखा और चिंता से पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है? ये कब हुआ? ये कहते हुए वह झुकी और रसोई में चली गई। जब उसने रसोई की स्थिति देखी, तो उसका पूरा शरीर स्तब्ध रह गया। क्या वह दवा बना रहा था? रसोई ऐसी लग रही थी जैसे युद्ध से गुजरी हो। बर्तन के नीचे एक छेद भी था। हालांकि उसने पहले कभी कोई दवा नहीं पकाई थी, लेकिन यह संभावना नहीं थी कि बर्तन का तल ऐसा दिख रहा होगा। तुम क्या कर रहे थे? प्रियंका ने पूछा। तभी उसने अपनी आंखों के कोने से एक छोटी भूरी गोली देखी। विहान ने खुद इस पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि यह बहुत छोटी थी। प्रियंका ने गोली उठाई और उसे सूंघा। उसे एक तेज औषधीय गंध महसूस हुई। ये वास्तव में टीवी पर दिखाई जाने वाली औषधीय गोलियों जैसी लग रही थी। उसने विहान की ओर देखा और कहा, ये वही है जिसके साथ तुम पूरी दोपहर रसोई में उलझे रहे थे। ये जहर नहीं है, है ना? अचानक उसे शुरुआती स्तर की ब्यूटी पिल के नुस्खे का ख्याल आया, जो विहान के पास में था। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसे यह कैसे मिला, लेकिन प्रौद्योगिकी विभाग के लोगों के अनुसार नुस्खा असली था। जब उसे कुछ एहसास हुआ, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम मेरी रसोई में गोलियां अब नहीं बना रहे होगे। लगता है तुम सच में बीमार हो। क्या यह शुरुआती स्तर की सौंदर्य गोली है? विहान ने अपना सिर हिलाया। अब वह सच ही बता सकता था, क्योंकि उसका पता चल चुका था। यह एक साधारण गोली है। यह तुम्हारी शक्ल सूरत को सुंदर नहीं बना सकती, लेकिन अगर तुम इसे ले लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कुछ बीमारियों को तुरंत दूर भी कर देती है। जहां तक गंभीर बीमारियों की बात है, तो शायद कुछ और की जरूरत होगी। मैं अगले कुछ दिनों में एक अच्छा कीमियागर स्टोव ढूंढने की योजना बना रहा हूं, और फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगा। यह दवा बहुत कमजोर है, इसलिए इसे फेंक दो। प्रियंका बहुत हैरान थी। निश्चित रूप से ये लड़का अभी भी उस मार्शल आर्ट की दुनिया में डूबा हुआ था, जिसमें वह खुद को पता नहीं क्या सोचता था। कुछ दिन पहले उसने कहा था कि वह किसी तरह का चिकित्सा देवता है, और अब वह एक हकीम है। क्या वह थोड़ा और यथार्थवादी नहीं हो सकता? कितना भोला! हे भगवान! प्रियंका वाकई पागल हो रही थी। इस दुनिया में कोई जादुई अमृत कैसे हो सकता है? यह सब सिर्फ कल्पना थी। विहान का नुस्खा नकली नहीं था। आखिरकार
यह उसके पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया खजाना था और इसका कुछ वैज्ञानिक आधार भी था। हालांकि हकीम थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। प्रियंका को विश्वास नहीं था कि गोली किसी भी बीमारी को दूर कर सकती है। अगर कोई इतनी बढ़िया चीज थी तो अस्पतालों की क्या जरूरत थी? क्या तुम कल फ्री हो? मैं तुम्हारे लिए बाद में एक मनोचिकित्सक से मिलने का इंतजाम करूंगी। तुम इस तरह नहीं चल सकते, ये खतरनाक है, प्रियंका ने चिंतित होकर कहा। विहान प्रियंका के साथ इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। कोई भी इस तरह की बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह मुड़ा और दरवाजे से बाहर चला गया। मैं एक बर्तन खरीदने जा रहा हूं। जहां तक इस गोली की बात है, तुम चाहो तो इसे रख सकती हो या नहीं चाहो तो फेंक सकती हो। विहान के गायब होने के बाद प्रियंका ने अपनी हथेली में तथाकथित गोली को फिर से देखा। वह उसे फेंकने के बारे में सोच ही रही थी कि उसने ऐसा न करने का फैसला किया और गोली पर अपनी हथेली बंद कर ली। यह आदमी लोगों को धोखा देने के लिए इस तरह की चीज का इस्तेमाल नहीं करेगा, है ना? नहीं, सोमवार को कंपनी से इसका परीक्षण करवाना सबसे अच्छा है। अगर यह जहरीली नहीं है तो यह बहुत अच्छा रहेगा। अगर यह जहरीली है तो मुझे विहान को यह चीज अब और न बनाने के लिए मनाना होगा। इसके बाद प्रियंका ने रसोई को थोड़ा सा साफ किया और फिर वह सोफे पर बैठ गई और दिन के रिवर सिटी बिजनेस न्यूज को पढ़ने लगी। यह एक आदत थी जो उसने वर्षों में विकसित की थी। अचानक उसने दिन के अखबार में तारीख देखी और उसे कुछ याद आया। जल्द ही मल्होत्रा परिवार के 3 सदस्यों की पुण्यतिथि होगी। मुझे लगता है कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो इस साल फिर से प्रार्थना करने जाऊंगी। हालांकि मेरा मल्होत्रा परिवार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमेशा कुछ ऐसे काम होते हैं जो किसी को करने होते हैं। अगर रिवर्सिटी के लोग ऐसा नहीं करेंगे तो यह मेरे ऊपर है कि मैं ऐसा करूं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। दरअसल 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर में हुई घटना के बाद उसने कई लोगों से सिर्फ यह जानने की कोशिश की थी कि आखिर मल्होत्रा परिवार क्यों नष्ट हो गया। हालांकि कोई भी उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। सभी की प्रतिक्रिया उसे ऐसी लग रही थी जैसे वे मल्होत्रा परिवार से जुड़े होने से डर रहे हों। उसने विहान मल्होत्रा के चाचा को भी ढूंढ निकाला, लेकिन उसे सच बताने के बजाय उस आदमी ने तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। 5 साल बाद उसने अपनी जांच के जरिए कमोबेश कुछ जानकारी जुटा ली थी। उस साल ऐसा लग रहा था कि विहान मल्होत्रा के पिता ने बीजिंग के एक प्रमुख व्यक्ति को नाराज कर दिया था और उसे बहुत गुस्सा दिलाया था। उस आदमी ने विहान मल्होत्रा के माता पिता को तुरंत मार डाला। जहां तक विहान मल्होत्रा का सवाल है, वह ईस्ट कॉइन झील में गिर गया था और उसका ठिकाना आज भी अनसुलझा है। उसने वह जगह देखी थी जहां विहान मल्होत्रा गिरा था। पानी अशांत था और उसका बच पाना असंभव था। मल्होत्रा परिवार ने क्या गलत किया था कि पूरे परिवार को इस तरह खत्म होना पड़ा? भगवान! प्रियंका ने एक लंबी सांस के साथ कहा। अगले दिन सुबह सुबह विहान ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट से बाहर निकल ही था कि उसे पड़ोस के गेट पर एक मर्सिडीज बेंज जी वैगन खड़ी मिली। यह बिल्कुल सिटी नॉर्थ पार्क वाली कार जैसी ही थी। जी वैगन के बगल में एक लड़की खड़ी थी। यह नेहा ओबेरॉय थी, जो उस समय किसी चीज को उत्सुकता से देख रही थी। नेहा ओबेरॉय ने आज टोपी नहीं पहनी थी और उसके काले बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे। उसने एक साधारण सफेद पोशाक पहनी थी जो किसी परी की तरह लग रही थी। लग्जरी कारों और सुंदरता का नजारा हर किसी का ध्यान खींचने के लिए काफी था। पड़ोस में लड़कों का एक समूह था जो लगातार एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। बताओ, तुम्हें लगता है कि वहां सुंदर लड़की किसी पुरुष या महिला का इंतजार कर रही है? बेशक, वह अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रही है। यह एक जी वैगन है। इसकी कीमत कम से कम कुछ मिलियन युआन है और मेरे शोध और जांच के अनुसार जी वैगन खरीदने वाली लड़कियों का व्यक्तित्व आमतौर पर मजबूत होता है। वे अमीर परिवारों से हैं। अमीर परिवारों की ये महिलाएं यहां किसी पुरुष का इंतजार कैसे कर सकती हैं? मेरे भाइयों, मैं आपको फिर से बताऊंगा, अगर उन खूबसूरत महिलाओं की व्यवस्था की गई होती तो उनमें से ज्यादातर
केवल BMW ब्रांड के लिए ही खुली होती, दिखावटी और खूबसूरत। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? धूप का चश्मा पहने एक मोटे आदमी ने रहस्यमयी ढंग से कहा। मोटे आदमी ने बहुत समझदारी दिखाई और तुरंत ही प्रशंसकों की एक बड़ी लहर को आकर्षित किया। मोटे आदमी ने देखा कि उसके प्रशंसक बढ़ रहे हैं और वह और भी ज्यादा बेतुके ढंग से बात करना जारी रखता है। उसने यह भी विश्लेषण करना शुरू कर दिया कि क्या लड़की उसके रुख से कुंवारी है और उसके पीछे खड़े जानवर चिल्ला रहे थे। तभी विहान वहां आ गया। उसने मोटे आदमी से भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुमने गलत विश्लेषण किया है। सभी ने एक साथ विहान को देखा। मोटे आदमी ने अपना चश्मा ठीक किया और कुछ दुश्मनी के साथ कहा, तुम कौन हो लड़के? क्या तुम जानते हो कि मेरा उपनाम क्या है? परिपक्व महिलाओं का राजकुमार। मैंने जितनी औरतों के साथ खेला है उससे कहीं ज्यादा तुमने खाया है। क्या तुम औरतों को अपनी तरह समझते हो? विहान ने अपना सिर हिलाया। मैं औरतों को खिलौना नहीं समझता, लेकिन मुझे पता है कि ड्रेस में लड़की मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए तुम्हारे सारे अनुमान गलत हैं। उस समय न सिर्फ मोटा आदमी हंसा, बल्कि बाकी सब भी हंसे। तुम्हारा इंतजार कर रही है? हा हा, तुम पेशाब क्यों नहीं करते और अपनी भालू जैसी शक्ल क्यों नहीं देखते? जी वैगन वाली एक सुंदरी तुम्हारे जैसे हारे हुए आदमी का इंतजार कर रही है। क्या मजाक है? तुम जैसे हारे हुए आदमी के लिए अगर वह सुंदर महिला तुम्हारा इंतजार कर रही है तो मैं अपनी मर्दानगी काट दूंगा। मोटे आदमी ने शपथ लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। सबके उपहास का सामना करते हुए विहान ने इस पर ध्यान नहीं दिया और सीधे नेहा ओबेरॉय की ओर चल पड़ा। सभी ने विहान को देखा, जो बेशर्मी से आगे बढ़ा और अचानक ऐसा लगा जैसे वे कोई अच्छा शो देखने जा रहे हैं। इस तरह की महिलाओं का आमतौर पर काफी अच्छा बैकग्राउंड होता है। उनके साथ छेड़छाड़ करना और उनके साथ छेड़छाड़ करना वाकई एक तमाशा था। जब नेहा ओबेरॉय, जो जी वैगन के पास खड़ी थी, उसने विहान को देखा तो वह इतनी घबरा गई कि उसे लगा कि उसका दिल जमीन पर गिर जाएगा। अगर विहान नहीं आता या बाद में दिखाई देता तो उसके पिता निश्चित रूप से मर चुके होते। उसके पिता ने उसे यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उसे विहान से विनती करते समय जितना हो सके उतना विनम्र रहना चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के वह छोटे कदमों से विहान के पास गई और झुकी। उसने सम्मानपूर्वक कहा, नमस्ते मिस्टर मल्होत्रा। मैं वह बातचीत शुरू करने ही वाली थी कि विहान ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे ओबेरॉय हाउस ले चलो। मुझे लगता है कि विराट ओबेरॉय अब बहुत अधीर हो गया होगा। नेहा ओबेरॉय का चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत विहान के लिए दरवाजा खोलने की पहल की और धीरे से कहा, मिस्टर मल्होत्रा प्लीज। उसने हर शब्द सावधानी से बोला। ऐसा कुछ था जो उसने पहले कभी नहीं किया था, इसलिए वह अपनी असंवेदनशीलता से विहान को नाराज करने से डर रही थी। हालांकि विहान से किसी तरह की आभा नहीं निकल रही थी, लेकिन उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही है और उसे नीचे धकेल रही है। नेहा ओबेरॉय तभी कार में बैठी जब विहान ठीक से बैठ गया था। उसे लगा जैसे उसके दिमाग से कोई बोझ उतर गया हो। जी वैगन को धीरे धीरे पड़ोस से बाहर निकाला गया। लोगों का समूह जो गर्मागर्म चर्चाओं में लगा हुआ था, अब पूरी तरह से जम गया था। वे उस बच्चे को खुद को शर्मिंदा होते देखने का इंतजार कर रहे थे। किसने सोचा होगा कि बच्चा वाकई कार में चढ़ जाएगा? यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जी वैगन की खूबसूरत लड़की उस पर ऐसे फिदा थी जैसे पुराने जमाने के नौकर अपने मालिकों की सेवा करते थे। क्या बकवास है! क्या आजकल की खूबसूरत औरतें ऐसे ही मर्दों में दिलचस्पी रखती हैं? यह मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, है ना? एक लड़के ने कमजोरी से कहा। मुझे याद आ रहा है कि किसी ने कहा था कि वह अपनी मर्दानगी खत्म करने जा रहा है। वह भाई कहाँ चला गया? ये सही है। वह महिला चुंबक भाई कहाँ है जिसने कहा था कि वह अपनी मर्दानगी काट देगा? मोटे आदमी का चेहरा जल गया। वह भीड़ की प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना उदास होकर चला गया। आधे घंटे बाद रिवर सिटी ओबेरॉय हाउस में जैसे ही विहान कार से बाहर निकला,
उसने महसूस किया कि ओबेरॉय परिवार के लगभग सभी लोग उसका अभिवादन करने आए थे। विराट ओबेरॉय ने आगे बढ़कर उत्साह से कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आप आखिरकार यहां आ गए। मैं कल रात बिल्कुल नहीं सो पाया। मुझे डर था कि यह मेरे आखिरी कुछ घंटे होंगे। अगर आप कुछ घंटे देर से आते तो मैं शायद अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा होता। मिस्टर मल्होत्रा, क्या आपने नाश्ता कर लिया है? मैंने अभी अपने नौकर से इसे पहले ही तैयार करने के लिए कहा है। नेहा मल्होत्रा की मां ने भी काफी सम्मानपूर्वक कहा। विहान वास्तव में लोगों के इस उत्साह को बर्दाश्त नहीं कर सका और तुरंत बोला, चलो दूसरी मंजिल पर चलते हैं। मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और यह कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। यह सुनकर सभी के मुंह खुले रह गए कि यह कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। इतना जल्दी इलाज कैसे हो सकता है? क्या चमत्कारी डॉक्टर को पहले जांच और पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी? अगर उस दिन विहान का आतंक न होता तो ओबेरॉय परिवार ने पागल होने के कारण विहान को बाहर निकाल दिया होता। मिस्टर मल्होत्रा, क्या आपको यकीन है कि आपको बस कुछ सेकंड की जरूरत होगी? एक्यूपंक्चर भी इतना तेज नहीं है। विराट ओबेरॉय ने अनिश्चितता के साथ कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हमें दूसरी मंजिल पर जाने की भी जरूरत नहीं है। हम यहीं इलाज का दूसरा चरण करेंगे। विहान ने बेपरवाही से कहा। भीड़ और भी भ्रमित हो गई। इलाज बहुत हास्यास्पद था। मिस्टर मल्होत्रा, क्या मुझे लेटने की जरूरत नहीं है? विराट ओबेरॉय का दिल अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसने कांपती आवाज में पूछा था, कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर मल्होत्रा, तो मुझे क्या करना चाहिए? विराट ओबेरॉय ने पूछा। बस अपना मुंह खोलो। हालांकि विराट ओबेरॉय उलझन में था, लेकिन वह केवल आज्ञाकारी ढंग से अपना मुंह खोल सकता था। अगले ही सेकंड में वे विहान को अपनी जेब से एक मुड़ी हुई प्लास्टिक की बोतल निकालते हुए देख सकते थे। फिर उसने ढक्कन खोला और 5 काली और काली चीजें बाहर निकाली। यहां आओ, उन सभी को खाओ। ओबेरॉय परिवार में हर कोई उस मुड़ी हुई मिनरल वाटर की बोतल और अज्ञात काली गोलियों को खाली दिमाग से देख रहा था। क्या यह चीज वाकई खाने लायक थी? साफ सफाई भी एक मुद्दा था। अगर किसी को कोई बीमारी नहीं होती तो उसे उस चीज को खाने के बाद उल्टी जरूर होती। फिर भी किसी ने आगे बढ़कर विहान को रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि सिर्फ यह युवा ही विराट ओबेरॉय को पूरे हुआक्सिया में बचा सकता है। विराट ओबेरॉय ने 5 गोलियों को देखा और अपना थूक निगल लिया। वह जो कहना चाहता था वह नहीं कह सका। उसे गोलियों से होने वाली किसी भी समस्या का डर नहीं था। उसे विहान को नाराज करने का डर था, वह आदमी जिसने उसके जीवन को नियंत्रित किया। क्या तुम इसे खाओगे या नहीं? अगर नहीं तो मैं बस उन्हें ले लूंगा, विहान ने कहा, क्योंकि उसने देखा कि दूसरा पक्ष अभी भी हिचकिचा रहा था। जैसे ही वह गोलियां रखने वाला था, विराट ओबेरॉय ने उत्साह से कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मैं इसे खाऊंगा, मैं खाऊंगा। इसे वापस मत लो। इसके साथ ही उसने गोलियां छीन ली और बिना किसी परेशानी के आंखें बंद करके उन्हें निगल लिया। निगलने के तुरंत बाद पूरे शरीर में एक मजबूत औषधीय प्रभाव फैल गया। विराट ओबेरॉय को लगा जैसे उसका पूरा शरीर गर्मधारा में लिपटा हुआ था और वह अभूतपूर्व रूप से आराम महसूस कर रहा था। यह उसने पहले कभी इस भावना का अनुभव नहीं किया था। उसके पास इसे वर्णित करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। यह एक पुरुष और एक महिला के बीच प्यार की भावना से भी अधिक मजबूत महसूस हुआ। 50 साल के विराट ओबेरॉय कराहने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उस पल कितने लोग उन्हें देख रहे थे। वे बस इसे व्यक्त करना चाहते थे। धीरे धीरे उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वर्षों से जो दर्द बना हुआ था वह खत्म हो गया था, पूरी तरह से खत्म हो गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और पाया कि पूरी दुनिया बेहद उज्जवल थी, मानो उनका पुनर्जन्म हुआ हो। यह है। विराट ओबेरॉय की आंखें लाल थीं। कोई नहीं जानता था कि इस समय उनके दिल में कितनी प्रबल भावना थी। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विहान की मुट्ठी कसकर पकड़ ली। उन्हें नहीं पता था कि विहान ने उन्हें क्या दिया था,
लेकिन इसका उनके शरीर पर इतना अद्भुत प्रभाव पड़ा, यह कहना असंभव नहीं होगा कि यह अमृता का अमृत था। धड़ाम! विराट ओबेरॉय विहान के सामने घुटनों के बल गिर पड़े। श्रीमान मल्होत्रा, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आज से आप मेरे पुनर्जन्म के माता पिता हैं। विराट ओबेरॉय का अहंकार और गरिमा इस समय विहान के सामने चूर चूर हो गई। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। मैडम ओबेरॉय भी स्तब्ध रह गईं। नेहा ओबेरॉय ने अनजाने में अपना मुंह ढक लिया। ओबेरॉय परिवार में हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। विराट ओबेरॉय कौन था? यह नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन का अध्यक्ष था, रिवर सिटी पीपल्स कांग्रेस का प्रतिनिधि। उसने अनगिनत उपाधियां हासिल की थीं। इतने सालों में उन्होंने विराट ओबेरॉय को कभी आंसू बहाते नहीं देखा था, और भी उन्होंने विराट ओबेरॉय को कभी दूसरों के सामने घुटने टेकते नहीं देखा था। फिर भी ये सारी असंभवताएं उनकी आंखों के सामने घटित हुई थीं। सभी ने एक साथ उस चुप रहने वाले व्यक्ति को देखा। इस व्यक्ति में ऐसा कौन सा जादू था कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति अपनी इच्छा से उसके सामने झुक गया। विहान ने विराट ओबेरॉय की ओर देखा और सिर हिलाया। खड़े हो जाओ, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों को पैसे के लिए बचाता हूं और तुमने मुझे पैसे दिए। हमारे बीच सिर्फ एक व्यापारिक रिश्ता है। विराट ओबेरॉय ने पाया कि वह अपना संयम खो रहा था और उसने जल्दी से अपनी आस्तीन से अपने आंसू पोंछे। वह खड़ा हुआ और अपनी जेब से एक बैंक कार्ड और एक चाबी निकाली। श्रीमान मल्होत्रा, यह आपकी परामर्श फीस है। पासवर्ड है 66 और ये ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट के बगल में खरीदी गई एक प्रॉपर्टी की चाबी है। यह प्रॉपर्टी कुछ समय से अलग रखी हुई थी, इसलिए इसे न देना बेकार है। मैं चाहता हूं कि श्रीमान मल्होत्रा कृपया इस उपहार को स्वीकार करें। पता चाबी के पीछे है। विहान ने इस पर विचार किया और इसे स्वीकार कर लिया। उसे अब वाकई एक घर की जरूरत थी। उसे कुछ औषधीय जड़ी बूटियां लेने के लिए वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल जाना होगा और मात्रा कम नहीं होगी। वह निश्चित रूप से उन्हें ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट में वापस नहीं ले जा सकता था। इसके अलावा वह हमेशा प्रियंका की रसोई में औषधीय जड़ी बूटियों को परिष्कृत नहीं कर सकता था। यह बहुत जोखिम भरा था। विराट ओबेरॉय द्वारा दी गई कुंजी इस जरूरी दुविधा को हल कर सकती थी। उसे ऐसा कुछ क्यों स्वीकार नहीं करना चाहिए? एक घर ज्यादा से ज्यादा कुछ मिलियन में मिल सकता था, जो परामर्श शुल्क की तुलना में कीमत का केवल एक अंश था। विराट ओबेरॉय ने देखा कि विहान ने इसे स्वीकार कर लिया है और वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। वह एक व्यवसायी था। स्वाभाविक रूप से वह हितों पर ध्यान देता था और उसके पास दीर्घकालिक दृष्टि थी। वह जानता था कि विहान जैसे असाधारण व्यक्ति का क्या मतलब है। वह उसकी खुद की घातक बीमारी का इलाज कर सकता था, इसलिए यह सोचना उचित है कि वह दूसरों की बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। इस दूसरे लोगों का व्यापक समावेश था। सरकारी नेता जितना छोटा, बड़े देश का मुखिया जितना बड़ा। वह अभी नहीं तो कब ऐसे व्यक्ति से जुड़ेगा। बेशक उसे उम्मीद नहीं थी कि एक कुंजी दूसरे पक्ष का विश्वास जीतने के लिए पर्याप्त होगी। रास्ता लंबा था। उसने अचानक अपनी बेटी की ओर देखा। नेहा ओबेरॉय परिवार की मोती थी और अपनी सुंदरता और काया के मामले में रिवर सिटी में सबसे आगे थी। यहां तक कि नायकों में भी एक खूबसूरत महिला के आकर्षण की कमजोरी होती है। यदि आवश्यक हो तो विराट ओबेरॉय अपनी बेटी को अपने सामने वाले व्यक्ति को देने में संकोच नहीं करेगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि विहान उसकी बेटी से संतुष्ट होगा या नहीं। यह उसकी बेटी के आशीर्वाद पर निर्भर करेगा। श्रीमान मल्होत्रा, मैं आपको दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित कर सकता हूं, क्योंकि मैं आपको उचित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, विराट ओबेरॉय ने कहा। विहान को इस तरह के भोजन से नफरत थी और स्वाभाविक रूप से उसने मना कर दिया। मेरे पास अभी भी काम है, इसीलिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। इन कुछ दिनों में हल्का भोजन लेना याद रखें। गोलियों को आपके शरीर में पूरी तरह से आत्मसात होने में कुछ दिन लगेंगे। आपकी बीमारी के लिए कोई गंभीर समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी लिए बस इतना ही है।
उसके बाद विहान जाने ही वाला था कि उसे अचानक कुछ याद आया। वह इस बार रिवर सिटी में सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं आया था, बल्कि हेवनली जस्टिस ग्रुप को वापस पाने के लिए भी आया था, जिसे उसके पिता ने अपने नंगे हाथों से बनाया था। आखिरकार यह उसके पिता की कड़ी मेहनत थी। उसे अस्पष्ट रूप से याद था कि हेवनली जस्टिस ग्रुप वास्तव में गिर गया था, और मल्होत्रा परिवार के साथ हुई घटना के बाद इसे अनगिनत अन्य कंपनियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। पिछले कुछ दिनों में उसने इंटरनेट से हेवनली जस्टिस ग्रुप के ठिकाने का पता लगाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिली थी। वर्तमान में विराट ओबेरॉय, जो रिवर सिटी के नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन के संस्थापक थे, निश्चित रूप से रिवर सिटी के कारोबारी माहौल के बारे में किसी और की तुलना में कहीं अधिक जानते थे। उससे पूछना निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प होगा। जबकि विराट ओबेरॉय अपनी अस्वीकृति की निराशा में डूबा हुआ था, विहान अपनी जगह पर रुका और विराट ओबेरॉय की ओर मुड़ा। आप पहले मरीज माने जाते हैं जिनका मैंने, विहान ने, कभी इलाज किया है। चलो इसे इस तरह से करते हैं। मैं तुम्हें रात के खाने पर आमंत्रित करूंगा, लेकिन मैं स्थान तय करूंगा, और चलो कल शाम के लिए अवसर का समय तय करते हैं। क्या तुम्हारे पास मिलने का समय है? जैसे ही यह कहा गया, विराट ओबेरॉय इतना उत्साहित हो गया कि उसे लगा कि उसकी जबान बंद गई है। उसने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, मेरे पास समय है, मेरे पास समय है। यह सब आप पर निर्भर है, मिस्टर मल्होत्रा। तो मुझे फोन करो और मैं तुम्हें बता दूंगा, विहान ने कहा। विराट ओबेरॉय को पता था कि वह अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली था, और उसने जल्दी से नेहा ओबेरॉय को निर्देश दिया, नेहा, तुम अपना फोन नंबर मिस्टर मल्होत्रा को क्यों नहीं दे रही हो? यह मेरा फोन नंबर क्यों होना चाहिए? नेहा ओबेरॉय बोलने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि उसके पिता उसे घूर रहे हैं। तभी उसने एक पेन से कागज पर अपना फोन नंबर लिखकर विहान को दे दिया। विहान ने फोन नंबर पर नजर डाली और दरवाजे की ओर चल पड़ा। नेहा, तुम मिस्टर मल्होत्रा को वापस क्यों नहीं छोड़ने जा रही हो? विराट ओबेरॉय ने आदेश दिया। फिर मैं ही क्यों? नेहा ओबेरॉय थोड़ी नाखुश थी। उसे एक नौकर की तरह महसूस हो रहा था। मुझे वापस छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर जाकर टैक्सी पकड़ लूंगा। विहान ने ये शब्द कहे और फिर सबकी नजरों से ओझल हो गया। विहान के जाने के बाद नेहा ओबेरॉय सीधे विराट ओबेरॉय के पास आई। उसने उनके कपड़े खींचे और मुंह बनाया। पिताजी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जानबूझकर मुझे और विहान को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे अपना फोन नंबर क्यों उसे देना चाहिए और उसे वापस घर क्यों छोड़ना चाहिए हो? अगर उसने आपको ठीक भी कर दिया तो भी आपको मुझे बाहर धकेलने की जरूरत नहीं है। हमने इसके लिए पैसे चुकाए हैं। नेहा ओबेरॉय ने शुरू में सोचा कि वह अरेंज मैरिज के क्लिच से बच सकती है। विराट ओबेरॉय ने भी एक बार उससे वादा किया था कि वह उसकी शादी में दखल नहीं देगा, लेकिन अब विहान की उपस्थिति ने उनके वादे को तोड़ दिया था। वह कैसे नहीं समझ सकती थी कि उसके पिता का क्या मतलब था। विराट ओबेरॉय ने अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा। वह अभी भी उस दिशा में देख रहे थे जिस दिशा में विहान गया था। कुछ देर बाद उन्होंने नेहा ओबेरॉय की ओर मुड़कर धीरे से कहा, नेहा, तुम मिस्टर मल्होत्रा के बारे में क्या सोचती हो? अप्रत्याशित सवाल पर नेहा ओबेरॉय शर्मा गई। वह कह सकती थी कि विहान सुंदर था। उसकी उम्र काफी अच्छी हो गई थी और उसका स्वभाव अवर्णनीय था। जहां तक उसकी योग्यता का सवाल है, वह उसके पिता की बीमारी को ठीक करने में भी सक्षम था। स्वाभाविक रूप से वह बुरा नहीं था। वह ठीक है और बस इतना ही। मैं उसके अलावा और भी बेहतरीन युवा प्रतिभाओं को जानती हूं। विराट ओबेरॉय ने यह सुनते ही नेहा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया। युवा प्रतिभाएं? मैं, तुम्हारा पिता, तुम्हें बता दूंगा कि वे बकवास युवा प्रतिभाएं जिन्हें तुम जानती हो, वे विहान के सामने पैर रखने के भी लायक नहीं है। नेहा ओबेरॉय अपने पिता की बातें सुनकर थोड़ा स्तब्ध रह गई। ये पहली बार था जब उसने अपने पिता को इस लहजे में बोलते हुए सुना था।
वह जिन लोगों को जानती थी वे विहान के सामने एक पैर भी उठाने के लायक नहीं थे। वह किससे मजाक कर रहे थे? विहान उपचार की कला में सबसे असाधारण था। क्या उसकी तुलना उन लोगों से की जा सकती है जिन्हें बचपन से ही जीवन के अनुभव पर और बातचीत पर अच्छी शिक्षा मिली हो? यह असंभव था। नेहा ओबेरॉय को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, क्या भाई मयंक बंसल विहान से बेहतर नहीं है? बचपन से लेकर वयस्क होने तक मयंक ने अपने दोस्तों के बीच एक शानदार जीवन जिया। वह प्राथमिक विद्यालय से लेकर जूनियर हाई तक लगातार अच्छे ग्रेड हासिल करता रहा। 16 साल की उम्र में वह जियांगन प्रांत में कॉलेज प्रवेश परीक्षा में उसका शीर्ष स्कोरर था। फिर वह आगे की पढ़ाई के लिए सीधे पेकिंग विश्वविद्यालय चला गया। उस समय वह हुआक्सिया के प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में भी जाना जाता था। 19 साल की उम्र में उसने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन किया था। वह पियानो के साथ 10वीं कक्षा में था और रैंक 8 का गो पेशेवर था। उसके परिवार की पृष्ठभूमि और भी अधिक आश्चर्यजनक थी। बंसल परिवार रिवर सिटी के 4 प्रमुख परिवारों में से एक था। वे पारंपरिक चिकित्सकों का परिवार भी थे। रिवर सिटी में मयंक बंसल की उपस्थिति लगभग स्वर्गीय थी और अनगिनत लोग उनका सम्मान करते हैं। बचपन से ही उसके पिता हर बार जब वे साथ में भोजन करते थे तो इस व्यक्ति के बारे में शेखी बघारते थे। उन्होंने कई मौकों पर उसे पुरुषों में सबसे महान बताया था। नेहा ओबेरॉय को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह का व्यक्ति विहान के बराबर नहीं हो सकता। निश्चित रूप से विराट ओबेरॉय ने कुछ नहीं कहा। उसने कुछ सेकंड के लिए सोचा और कहा, मयंक बंसल वास्तव में रिवर सिटी में सर्वश्रेष्ठ में से एक है, लेकिन वास्तव में तुलना करने के लिए वह एक सेकंड के लिए रुका और बोला, इस जीवन में उसे केवल विहान का सम्मान करने का अधिकार है। नेहा, तुम मेरे द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि उस खूबसूरत कोट को उतारने के बाद दुनिया कैसी दिखती है। यह अंधेरा है, यह गंदा है और यह खून से लथपथ है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरह का व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकता है और वो है सबसे ताकतवर व्यक्ति। वे दुनिया के 80% संसाधनों पर नियंत्रण रखते हैं। वे अपने हाथ की एक लहर से हमारे ओबेरॉय परिवार को नष्ट कर सकते हैं। वे दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े होकर हमें चींटियों की तरह देखते हैं, धूल की तरह। लेकिन वह विहान हमसे अलग है। वह न तो चींटी है और न ही धूल। वह इन ताकतवर लोगों के अस्तित्व को निर्धारित कर सकता है। अगर ताकतवर लोग अगम्य पर्वत है तो विहान उन अनगिनत पहाड़ों के ऊपर आकाश है। विराट ओबेरॉय के शब्द नेहा ओबेरॉय के कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहे थे। उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई थी और उसका पूरा दिमाग खाली था। उसका विश्व दृष्टिकोण ढाने लगा था और उसके दिमाग में सिर्फ विहान था। पुण्य परोपकार हॉल। जब विहान टैक्सी से बाहर निकला तो वीरेंद्र मेहता पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। श्रीमान मल्होत्रा, आप आखिरकार आ ही गए। उस समय आप अपना फोन नंबर नहीं छोड़ गए थे। मुझे डर था कि आप भूल गए हो। यूनान से कुछ औषधीय जड़ी बूटियां अभी अभी आई हैं। वे बहुत ताजी हैं और उनका असर बहुत अच्छा है। वीरेंद्र मेहता जल्दी से आगे बढ़े और यह देखकर हैरान रह गए कि विहान अगर वजन के हिसाब से देखा जाए तो करीब 200 पाउंड जड़ी बूटियां होंगी। विहान ने इन जड़ी बूटियों की जांच की। जिस साल इसे तोड़ा गया था और इसकी ताजगी के मामले में वे उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थीं। वह वीरेंद्र मेहता से थोड़ा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। बूढ़े मास्टर मेहता, मुझे ये सभी चाहिए। विहान ने अभिवादन में अपना हाथ ऊपर उठाया और फिर एक कार्ड आगे बढ़ाया। मुझे अभी भी बूढ़े मास्टर मेहता को कीमत की गणना करने के लिए परेशान करना होगा। बाजार मूल्य ठीक रहेगा। हालांकि वीरेंद्र मेहता विहान को यह औषधियां बिना कीमत के देना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि दूसरा व्यक्ति इसके लिए सहमत नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कम कीमत पर औषधियां दी। श्रीमान मल्होत्रा, हमें सिर्फ वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल को 5 मिलियन दे दीजिए। अगर उन्हें जनशक्ति को शामिल करना होता तो उन्हें करीब 10 मिलियन का खर्च आता। यहां कई औषधीय जड़ी बूटियां भी थीं
जो माउंट लॉन्ग फाइट की गहराई में शायद ही कभी पाई जाती थीं और उनका बहुत ज्यादा मूल्य था। विहान ने यह भी अनुमान लगाया था कि वीरेंद्र मेहता उसे घाटे में जड़ी बूटियां बेच रहा है। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जानता था कि वह बाद में उसका एहसान चुकाएगा। भुगतान करने के बाद विहान ने वीरेंद्र मेहता को एक पता दिया और उसे दोपहर 3 बजे कार से जड़ी बूटियां वहां भेजने को कहा। ठीक है मिस्टर मेहता, मुझे आपसे कुछ पूछना है, विहान ने अचानक कहा। मिस्टर मल्होत्रा, कृपया पूछिए। बूढ़े मास्टर मेहता, क्या आप जानते हैं कि रिवर सिटी में मैं कीमियागर स्टोव कहां से खरीद सकता हूं? विहान वास्तव में अब गोलियां बनाने के लिए इंडक्शन कुकर का उपयोग नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसका प्रभाव वास्तव में बुरा था। जब वीरेंद्र मेहता ने कीमियागर स्टोव सुना तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा आश्चर्य में बदल गया। मिस्टर मल्होत्रा, आप क्या आप संयोग से पिल्स बनाना जानते हैं? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसने कुछ अजीब सुना हो। वीरेंद्र मेहता के इतने आश्चर्यचकित होने के कई कारण थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हुवाक्सिया में हकीम मास्टर्स हजारों सालों से गायब हो चुके थे। हकीम एक ऐसा शब्द था जो केवल किंवदंतियों में दिखाई देता था। हालांकि बाजार में कुछ औषधीय गोलियां और अमृत प्रचलन में थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर हजारों साल पहले से चली आ रही थीं और बेहद कीमती थीं। कुछ औषधीय गोलियां और अमृत तो करोड़ों में भी नीलाम हो सकते हैं। यह एक अमूल्य अस्तित्व था। वीरेंद्र मेहता ने फिर विहान द्वारा इतनी सारी दवाइयां खरीदने के साथ संबंध जोड़ा और सोचा कि यह वास्तव में हकीम हो सकता है। उसका दिल उथल पुथल हो गया। उसने अपने सदमे को बल से दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर महसूस किया कि यह व्यर्थ था। वह विहान को घूरता रहा, उसके जवाब का इंतजार करता रहा। विहान की आंखें सिकुड़ गईं। कुछ सेकंड के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े मास्टर वीरेंद्र, आप मजाक क्यों कर रहे हो? मैं पिल्स बनाना कैसे जान सकता हूं? मुझे तो बस संग्रह करने का शौक है। वह वीरेंद्र मेहता की प्रतिक्रिया से जानता था कि उसकी पिल्स के मामलों का पता नहीं लगाया जा सकता। वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि इसे स्वीकार कर ले। बूढ़े मास्टर मेहता ने यह सुना और कमोबेश निराश हो गए। अगर उसके सामने खड़ा विहान वाकई हकीम होता, तो वह घटना की सूचना देने के लिए तुरंत ज्यांगन प्रांत के मेहता हाउस पहुंच जाता और मेहता परिवार के मालिक को विहान के लिए व्यक्तिगत रूप से लड़ने देता। ह्यूआक्सिया में मार्शल आर्ट परिवार के लिए हकीम का अस्तित्व बहुत कीमती था। जो भी परिवार हकीम के नियंत्रण में होता, वह अगले 3 वर्षों में अनिवार्य रूप से शीश हुआक्सिया परिवार बन जाता। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी मार्शल डॉक्टर को और हमारे चैनल द लेजेंड स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।